जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे ओलंपिक गेम के बारे में। तो आपको पता है कि 2020 का जो ओलंपिक गेम है वो 2021 में खेला जा रहा है, बट इसका जो फेम है, जो नाम है, वो 2020 का ही रखा जाएगा। ये जो गेम हो रहा है वो टोक्यो के अंदर हो रहा है। तो टोक्यो कहाँ पे है? तो टोक्यो जापान में है, और ये जो है वो 32वां नंबर का ओलंपिक हो रहा है। ये 2020 में होने वाला था, बट कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। बट इसका जो मेडल मिलेगा, जो लोग विनर होंगे, जो मेडल मिलेगा, उस पर 2020 ही लिखा मिलेगा। यहाँ पे जो इवेंट है वो 339 के करीब, 339 के करीब देखने को मिलेगा। जो वेन्यू है वो 42 देखने को मिलेगा। कितने डिसिप्लिन में है? तो वो 33 है। और जो टोटल यहाँ पे एथलीट गए हुए हैं वो 11,200 एथलीट गए हुए हैं। और जो भारत से जा रहे हैं वो करीब 120 एथलीट जा रहे हैं। तो हम लोग जो डेब्यू कर रहे हैं वो कराटे में कर रहे हैं, और उसके बाद स्केट बोर्डिंग में कर रहे हैं, उसके बाद स्पोर्ट क्लाइंबिंग में कर रहे हैं, और सर्फिंग में कर रहे हैं। जो 33 डिसिप्लिन है उसमें से हमारे देश ने 18 डिसिप्लिन पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर हम बात कर ले कि कौन सी प्लेयर जो है वो हमारे झंडे को आगे लेके चलेगी, तो दो प्लेयर है, एक है मनप्रीत सिंह और एक है मैरी कॉम। अब तक जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं विश्व में, उनका नाम है माइकल फेल्प्स, जो कि एक स्विमर है, एक तैराकी है, जो कि 28 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 28 मेडल है इनके पास में, जिसमें से 23 जो है वो गोल्ड है और 3 सिल्वर है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो देश है वहाँ पे इतने सारे मेडल क्यों नहीं आ पाते, इसके पीछे का आखिर रीज़न क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक का जो सिंबल है उसमें 5 कलर है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये पांचों जो कलर है ये ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। ये जो कलर है ये अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात कर लें तो जो ब्लू कलर है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो येलो कलर है वो एशियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो ब्लैक कलर है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्रीन कलर है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑस्ट्रेलियन एंड ओशियानिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेड कलर है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कहा यह जाता है कि जिस देश की जीडीपी होती है, अच्छी होती है, वो उस देश का जो ओलंपिक का परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने का मिलता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो देश अमीर है, जो अमीर कंट्रियाँ है, वहाँ के जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर देखने को मिलती है। और दूसरा जो पॉइंट ये है कि जिस कंट्री में ओलंपिक खेला जाता है उस देश के जो एथलीट होते हैं वो ज़्यादा मतलब जीत पाते हैं। वो 2% ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा जीत पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि अगर हमारे देश के अंदर कोई गेम हो रहा है तो हमारे देश के खिलाड़ियों का जज्बा ही कुछ अलग लेवल का होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक तो हम अपने देश में खेल रहे हैं, और दूसरा जो हमारे देश के लोग हमारे ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमारे ऊपर गौर करके देख रहे हैं कि आखिर कैसे परफॉर्मेंस चल रही है। अगर हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर ले, जो कि 17 है, तो उसमें जो पहले नंबर का है वो बोलते हैं नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी को मिटाना है। तो आपको लगता है कि जिस देश में गरीबी होगी वो देश अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? उसको खाने के ही लाले पड़े हैं तो वो देश अच्छा परफॉर्म कैसे करेगा? उसको रोटी चावल दाल मिल जाए यही उसके लिए बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो भूखे पेट भगवान के भजन नहीं होते, तो यार उसके लिए खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात हो गई। तो आपको पता है कि जब एथलीट बनने के लिए एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी पड़ती है। तो अगर जिस देश की जीडीपी अच्छी है, जो देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उनकी जीडीपी अच्छी है तो वो प्रोवाइड कर पाते हैं अपने एथलीट को प्रॉपर डाइट, प्रॉपर टाइमिंग। और जिस देश की जीडीपी ही अच्छी नहीं है वो कैसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगी अपने एथलीट को? तीसरा जो है वो अच्छी हेल्थ होगी तो आगे बढ़ पाएगा कोई भी एथलीट। तो इसलिए जो अमीर कंट्री है वो अच्छी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो लोग विनर बनते हैं वो कैरेबियन नेशन के बनते हैं, और जो सबसे लोवेस्ट बनते हैं वो हमारे एशियन रीजन के बनते हैं और अफ्रीकन रीजन के बनते हैं। क्योंकि कैरेबियन नेशन जैसे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, इनकी जीडीपी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। और हमारा जो एशियन रीजन है यहाँ पे बहुत सारी गरीब कंट्रियाँ हैं। तो अगर हम एथलीट की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें दो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और दूसरा जो है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि अगर मान लो कि उसके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब चीज़ व्यवस्था है, प्रॉपर डाइट अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके पास इंटरनेट है जिससे वो सर्च कर सके कि क्या क्या प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, उसके बाद उसको जो डाइटिशियन है सब कुछ उसको प्रोवाइड किया जाए, तो वो एक अच्छा परफॉर्म करेगा। और साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में है तो उस फैसिलिटी की जो है वो व्यवस्था अच्छी रहेगी, वो प्रॉपर तरीके से सबके ऊपर ध्यान दे पाएगा। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यूएस के अंदर जो है वो एथलीट और जो जिम्नास्टिक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और अगर हम जर्मनी की बात कर ले तो वहाँ पे घुड़सवार बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे और उनको अच्छी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है घुड़सवारी के लिए।
अगर हम यूके की बात कर ले तो वहाँ पे डाइविंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये अच्छी तरह से प्रोवाइड कराई जाएगी, इसकी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत लोगों की हाइट बहुत कम होती है। तो आप जब स्विमिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर जो लंबे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए आपने देखा होगा कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है स्विमिंग के अंदर। तो इसलिए आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्लेयर हैं वो यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया के या नीदरलैंड के, ये लोग स्विमिंग में जीतते हैं क्योंकि इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है। तो अगर हम बास्केटबॉल की बात कर ले तो वहाँ पे भी जो लंबे लोग हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। चाइना जो है इसलिए वो शूटिंग में पार्टिसिपेट करता है। वहाँ पे यूएसए और जर्मनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि चाइना जो है वो क्या बोलते हैं, शूटिंग जो है उससे हाइट कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि शूटिंग में तो सिर्फ निशाना लगाना होता है। और अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत भी है वो शूटिंग में बहुत अच्छा कर पाती है, क्योंकि आप एनालिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जो शूटिंग में बहुत बेहतर करता है। जो ईस्ट एशियन नेशन है वो टेबल टेनिस में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है वहाँ पे। और उसके बाद जो रसिया हो गया, ईस्टर्न यूरोपियन नेशन हो गया, उसके बाद सेंट्रल एशियन हो गया, ये जो है वो बॉक्सिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उसके बाद जो चाइना हो गया, उसके बाद सेंट्रल एशिया हो गया, ये वेट लिफ्टिंग में हो गया, उसके बाद रेसलिंग में हो गया, कुश्ती के अंदर ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। उसके बाद जो फैक्टर हैं जैसे कि पुअर हेल्थ, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है हेल्थ की, तो वहाँ पे जैसे भारत हो गया, यहाँ पे मतलब हंगर भूखमरी ज़्यादा है, एशियन कंट्री है, उसके बाद अफ्रीकन रीजन है, यहाँ पे भूखमरी ज़्यादा है, तो ये अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो हो गया वो स्पोर्टिंग कल्चर बहुत ज़्यादा कम है हमारे देश में। आपने ये वाला कहावत सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये अभी भी ये वाली चीज़ें, मेंटेलिटी ये अभी भी चलती आ रही है। और इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि मान लो कि अगर 100 प्लेयर खेल रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ही को सिलेक्ट होना है, बाकी 99 तो पीछे रह जाने। तो इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि चलो कम से कम ये कहीं अच्छा बेहतर कर पाए पढ़े लिखे में, तो फिर वहाँ पे सिक्योर हो जाए। उसके बाद फंडिंग की बात करें तो फंडिंग जितनी चाहिए उतना प्लेयर के ऊपर खर्चा नहीं किया जाता, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।